Hey everyone, welcome back to my channel. So here is my another video that is of intravenous fluid, यानी कि IV fluid भी हम इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं. तो whenever we go to hospital तो हम सुनते हैं इन कॉमन लैंग्वेज कि हमें बॉटल्स चढ़ रही हैं, बॉटल चढ़ानी है, ठीक है. तो जो वो बॉटल्स चढ़ती हैं दैट आर इंट्रावेनस फ्लूइड्स, वो कोई नॉर्मल वाटर नहीं होता है. तो ऑल दोज थिंग्स कंटेन स्पेशल एलिमेंट्स. तो हम ये देखेंगे कि जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं वो कौन कौन से फ्लूइड्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, कब हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो विल कवर ऑल दिस थिंग्स इन दिस लेक्चर. सो बेसिकली आईवी फ्लूइड्स में हमारे पास 3 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं. एक होते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड जो सिर्फ हमारी मेंटेनेंस करते हैं. सेकेंड होते हैं रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स जो रिप्लेसमेंट का काम करते हैं आयंस वगैरह का. एंड थर्ड आर सम स्पेशल फ्लूइड्स. तो मेंटेनेंस जो फ्लूइड आते हैं उसमें हमारे 5% डेक्सट्रोज आता है और 5% डेक्सट्रोज इज 0.45% ऑफ NaCl आता है, ठीक है. तो जो रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स आते हैं उसमें हमारा आता है NS नॉर्मल सेलाइन, DNS, ठीक है. RL आता है रिंगल सेलेक्टेड, आइसोलाइट G, आइसोलाइट E, आइसोलाइट M, आइसोलाइट P. ये सारे रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स हैं. एंड कुछ इसके बाद आते हैं स्पेशल फ्लूइड्स. तो उसमें आते हैं इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैनिटॉल, ठीक है, NS 1.6%, NS 3%, NS 5%, इंजेक्शन KCl, ठीक है, एंड 25% डेक्सट्रोज. सो जो हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कुछ क्रिस्टलॉइड होते हैं, कुछ कोलॉइड होते हैं. क्रिस्टलॉइड मीन्स कि सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे. और क्रिस्टोलाइट में क्या होंगे, जो कोलॉइड्स होगा सॉरी, उसमें क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और वो लाइफ सेविंग होंगे. तो जो क्रिस्टलॉइड होते हैं, क्रिस्टलॉइड में हमारे RL आता है, NS आता है, DNS आता है, D5 आता है एंड आइसोलाइट्स आते हैं. और जो कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड्स में क्या होते हैं, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं. जैसे एल्बुमिन, तो 5% एल्बुमिन, 25% एल्बुमिन, 10% पेंटास्टार्च, 10% डेक्स्ट्रेन, 46% डेक्स्ट्रेन, 70 एंड 10% हेटास्टार्च, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे 5% डेक्सट्रोज. तो 5% डेक्सट्रोज क्या होता है, हम उसे कब देते हैं. तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है, और उसमें 50 ग्राम्स पर लीटर के हिसाब से ग्लूकोज होता है, इसलिए उसको 5% डेक्सट्रोज बोला जाता है, ठीक है. सो फार्माकोलॉजिकल बेसिस क्या है कि जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है ये उसे करेक्ट करता है, एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो इसमें 170 किलो कैलोरी पर लीटर के अकॉर्डिंगली पर्सन को एनर्जी मिलती है. तो आप इसे कब कब देंगे, सबसे पहले डिहाइड्रेशन की कंडीशन आपको पेशेंट में देखने को मिल रही है तो आप उसके लिए देंगे, ठीक है. और जो प्री और पोस्ट ऑप यानी ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए प्री ऑप और पोस्ट ऑप में 5% डेक्सट्रोज देंगे. उसके बाद बहुत सारे ड्रग्स भी आप देख सकते हैं डेक्सट्रोज के साथ, ठीक है. कीटोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम 5% डेक्सट्रोज देते हैं. कि वो किस केस में होता है, कभी हम पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टार्वेशन कर लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बहुत वॉमिटिंग हो गई है, डायरिया हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कीटोसिस हो सकता है बॉडी में, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम डेक्सट्रोज प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद क्या है, अगर हम ग्लूकोज को प्रॉपरली बॉडी में सप्लाई करते रहेंगे तो लिवर मेनली इसमें प्रोटेक्ट रहता है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस से. और हाइपरनेट्रेमिया हो गया है अगर, और तो इस कंडीशन में भी हम 5% डेक्सट्रोज देते हैं. उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है कि हम इन्हें कब कब नहीं देते. जब सेरेब्रल एडिमा होता है, ठीक है, स्वेलिंग आती है, न्यूरोसर्जिकल कोई प्रोसीजर होता है, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कभी भी नहीं देते हैं. और अगर एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, हाइपोनाइट्रीमिया हो गया है, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गया है, ठीक है, सेम आईवी लाइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, हीमोलाइसिस है, डंपलिंग हो जाती है, तो तभी भी हम नहीं देते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में हम हमेशा याद रखते हैं कि हम पेशेंट को कभी भी ग्लूकोज नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. या सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है तब रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर आवर के हिसाब से हम देते हैं, या 666 ml पर आवर देते हैं, ठीक है. 5% डेक्सट्रोज का 333 यानी कि 333 ml पर आवर 10% डेक्सट्रोज देते हैं. अब आता है आइसोटोनिक सेलाइन यानी कि NS 0.9% NS. तो इसमें क्या होता है आपका
Na होता है, सोडियम होता है, ठीक है, 154 मिली इक्विलीटर, और जो आपका क्लोरीन होता है इसमें वो होता है 154 मिली इक्विलीटर, ठीक है। तो इसमें हम कब देते हैं, सबसे पहला जब हमारा ECF इलेक्ट्रोलाइट्स हमें देने होते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा मेनली NS प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट, अगर पेशेंट हो गया, फ्लूइड बहुत कम है पेशेंट की बॉडी में, तभी भी हम NS दे देते हैं। उसके बाद वॉल्यूम सब्सटेंशियलिटी बताता है, जैसे कि ब्लड बहुत लॉस हो गया तो ब्लड हो जाता है विस्कस, तो जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो फ्लो करने में प्रॉब्लम करता है, तो हम उसमें NS प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फ्लूइड है जो बॉडी में ब्लड है उसकी विस्कोसिटी कम हो और वो फ्लूइड आराम से फ्लो कर सके। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या होता है, अगर जो प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट होते हैं उनको हम कभी भी नहीं देते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को कभी भी नहीं देते हैं, रीनल डिजीज़ के पेशेंट्स को भी कभी नहीं देते, सिरोसिस है तभी भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट रह जाएगा वो बॉडी में ही जा कर के क्रिस्टलाइज होकर इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं देते। डिहाइड्रेशन अगर हो गया है, ठीक है, पेशेंट को, और हाइपोकैलेमिया तभी भी हम नहीं देते हैं, ठीक है। और अब हाइपोकैलेमिया क्या है कि ICF इंट्रासेलुलर पोटेशियम अगर कम है तब भी हम कभी भी सलाइन नहीं देते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा हमने दे दिया तो हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस पेशेंट की बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। कब कब आप देंगे, जब वाटर सॉल्ट डिप्लीशन है, डायरिया हो गया, पेशेंट को वॉमिटिंग हो गई है, डायरियोसिस बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट हो गई है, तभी भी हम करते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में हम दे देते हैं। एल्कलोसिस विद डिहाइड्रेशन है तभी देंगे। उसके बाद बॉडी में से बहुत ज़्यादा सॉल्ट कम हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, ठीक है, तो हम इनिशियल फ्लूइड थेरेपी जब हम देते हैं तभी भी हम NSC देते हैं। हाइपरकैल्सीमिया हो गया है, फ्लूइड चैनल चैलेंज जो है, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर के केस में हम इसको दे देते हैं एक्यूट वाले में, ठीक है। इरिगेशन बॉडी फ्लूइड वॉशिंग करनी है तभी भी हम दे देते हैं। और ये कुछ ड्रग्स को NS में डाल के दिया जाता है तो हम NS का यूज़ तभी भी करते हैं। अब आता है DNS। DNS में आता है डेक्सट्रोज सेलाइन। डेक्सट्रोज सेलाइन में क्या होता है, 5% डेक्सट्रोज होता है, 0.9% NaCl सोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है 50 ग्राम, क्लोरीन रहता है 154 मिली इक्विलीटर, और सोडियम रहता है 154 मिली इक्विलीटर। तो इसको हम कब देते हैं, जब हमारे मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हमें देने होते हैं, एनर्जी देनी होती है और फ्लूइड करेक्शन देना होता है। इंडिकेशंस क्या है कि जब सॉल्ट डिप्लीशन है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, वॉमिटिंग अगर हो रही है पेशेंट को, NGT है, एस्पिरेशन हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जब पेशेंट में डाला जाता है तो उस टाइम पे एल्कलोसिस की कंडीशन होती है, हाइपोक्लोरीमिया की कंडीशन होती है, तब हम दे देते हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी ये कंपैटिबल रहता है DNS, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि NS कह रहा, कार्डियक रहता है कोई कंडीशन, हेपैटिक और रीनल कोई भी फेलियर है तब हम नहीं देते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है इसमें तभी भी हम नहीं देते हैं। अगर लेस देन 25 ग्राम पर आवर हम इसे बहुत कम देते हैं, इसे 25 ग्राम से ऊपर के रेट पे दिया जाता है। रिंगर्स लैक्टेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड, RL बोला जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें भी हमारा सोडियम रहता है 130 मिली इक्विलीटर, कैल्शियम रहता है 3 इक्विलीटर, पोटेशियम रहता है 4 मिली इक्विलीटर, लैक्टेट रहता है 28 मिली इक्विलीटर, क्लोराइड रहता है 109 मिली इक्विलीटर। तो इसके हर एक मतलब 1000 ml की बॉटल आती है तो उसमें सोडियम लैक्टेट रहता है 320 mg, सोडियम क्लोराइड रहता है 600 mg, पोटेशियम क्लोराइड रहता है 40 mg, क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड 27 mg। फार्मेकोलॉजिकल बेसिस क्या है कि सबसे अच्छा फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है, ठीक है, और आराम से ये बहुत जल्दी ब्लड वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है, ठीक है। लैक्टेट जो लिवर में मेटाबोलाइज होता है तो वो क्या करता है, कार्बोनेट में चेंज होता है, जिससे बॉडी को बफरिंग कैपेसिटी मिलती है। उसके बाद जो एसीटेट होता है इंस्टेड ऑफ लैक्टेट, तो हम उसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहते हैं। जब पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाता है, जब पेशेंट को सीवियर बर्न हो जाता है, बॉडी से बहुत फ्लूइड लॉस होता है, तो उस टाइम पे जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो रिंगर लैक्टेट होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हाइपोवोलेमिया हो गया बहुत ज़्यादा, पोस्ट ऑफ पेशेंट में, बर्न के पेशेंट में हम इन्हें देते हैं। डायरिया की वजह से अगर हाइपोवोलेमिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तब हम देते हैं। उसके बाद डायरिया इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन पीडिया में बच्चों में अगर है तब हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट करता है, पोटेशियम सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोसेल्युलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसको नॉर्मलाइज करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, लीवर डिजीज़ की कंडीशन में हम नहीं देते हैं, हाइपोक्सिया की कंडीशन में नहीं देते हैं, शॉक की कंडीशन में नहीं देते हैं। उसके बाद क्रोनिक हार्ट फेलियर है तो तब हम नहीं देते क्योंकि उससे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होकर एसिड फॉर्म हो जाता है। एडिसन डिसीज़ है तब नहीं देते हैं। वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को या फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर है तभी भी नहीं देते हैं।
उसके बाद RL और ब्लड के साथ हम कभी भी इसको इन्फ्यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। RL और ब्लड को कभी एक साथ इन्फ्यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ ड्रग होती हैं जैसे एम्फोटेरिसिन, थियोपेंटल, एम्पिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ हम कभी भी RL को नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब है आइसोलाइट फ्लूइड। आइसोलाइट फ्लूइड में क्या है, आइसोलाइट G, आइसोलाइट M, आइसोलाइट P एंड आइसोलाइट E, ये हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है डेक्सट्रोज, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के रेशियोज चेंज रहते हैं, एसिटेट, लैक्टेट, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइडेड रहती है। कि जो आइसोलाइट G उसमें 50% डेक्सट्रोज होगा, 63% Ne, और फिर 17% पोटेशियम, 150 कैल्शियम क्लोराइड रहता है, NH4Cl रहता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड रहता है 70%, ठीक है। उसके बाद जो आइसोलाइट M होता है, आइसोलाइट M में भी 50% डेक्सट्रोज होता है, सोडियम 40 होता है, पोटेशियम 35 होता है, कैल्शियम क्लोराइड 40% होता है, एसिटेट 20 होता है, इसमें HPO4 रहता है। आइसोलाइट P में क्या होता है, डेक्सट्रोज होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, एसीटेट भी होता है, और HPO4 भी रहता है, सिट्रेट भी रहता है। आइसोलाइट E में क्या है, डेक्सट्रोज से लेके एसीटेट सारा कुछ रहता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिट्रेट भी प्रेजेंट रहता है। तो आइसोलाइट जी हम क्या करते हैं, जो वॉमिटिंग या फिर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से हाइपोक्लोरेमिक हो रहा है पेशेंट, हाइपोकैलेमिक हो रहा है, तो उस टाइम पे हम आइसोलाइट जी देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा NH4 होता है, अमोनिया होता है, वो H+ आयन और यूरिया में चेंज हो जाता है इन लीवर। तो इससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए एसिडिक आयन्स आ जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, अगर हिपैटिक फेलियर है, क्योंकि अगर लीवर नहीं होगा तो यूरिया और H आयन नहीं बनेगा। रीनल फेलियर है तो यूरिया जो अगर बन भी गया तो वो बॉडी से आउट नहीं होगा, तो तभी भी कंडीशन एसिडोसिस हो जाएगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में भी नहीं देते हैं। आइसोलाइट M हम कब देते हैं, जब हमें पोटेशियम प्रोवाइड करना होता है पेशेंट को, ठीक है। फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए सबसे अच्छा आइसोलाइट M होता है। हाइपोकैलेमिया, ठीक है, पोटेशियम की कमी हो गई है, तभी भी हम ये देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, वही सेम, रीनल फेलियर, बर्न और एड्रेनोकॉर्टिकल अगर इनसेफिशिएंसी है तो तब हम नहीं देते हैं। फिर आइसोलाइट पी जो होता है वो चिल्ड्रंस के लिए बहुत फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है मेनली, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। तो एक्सेसिव वाटर लॉस की अगर कंडीशन है या पेशेंट जो है वो यूरिन कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो तब हम आइसोलाइट पी देते हैं। हाइपोनेट्रीमिया अगर है, रीनल फेलियर है, तब हम आइसोलाइट पी नहीं देते हैं। आइसोलाइट ई आता है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट सोल्यूशन है, ठीक है, एडिशनल सोडियम और एसिटेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, सिर्फ IV फ्लूइड ये ऐसा है जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को क्लियर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर डायरिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तब हम इसे देते हैं पेशेंट को। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन में नहीं दिया जाता है। फिर अब हम जो लार्ज वॉल्यूम क्रिस्टलॉइड्स इन्फ्यूजन करते हैं उसका इफेक्ट क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, एक्स्ट्रा ये जो होता है स्किन में कलेक्शन होता है, इसका कनेक्टिव टिश्यूज़ में रहता है, लंग्स में रहता है, किडनी में रहता है, ठीक है। उसके बाद GI मोटिलिटी कम होती है इससे। उसके बाद क्या होता है, जो एनेस्टमोसिस होती हैं उसका जो हीलिंग होती है, एनेस्टमोसिस में जो हम दो ऑर्गन्स को जोड़ते हैं उसकी हीलिंग कम हो जाती है। लार्ज वॉल्यूम और रैपिड इन्फ्यूजन की वजह से क्या होता है, हाइपर कोगुलेबिलिटी हो जाती है। कोलॉइड में क्या रहता है, कोलॉइड क्या होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर बनाते हैं, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और 1 ml अगर ब्लड लॉस हुआ है, अगर आप 1 ml तो अगर 1 ml किसी का ब्लड लॉस हुआ है तो आप उसको 1 ml कोलॉइड दोगे तो वो 3 ml क्रिस्टलॉइड के इक्वल जाएगा। सो इसमें ये टाइप ऑफ फ्लूइड है, वही एल्बुमिन, हेटास्टार्च, पेंटास्टार्च, डेक्सट्रेन के टाइप्स है। तो इसमें क्या रहता है, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन में कितना इफेक्टिव है, 70 to 130 ml। वही एल्बुमिन 16 आवर की ड्यूरेशन में ये उसको एक्सपेंड कर देता है। 25% वाला जो होता है 405 ml तक कर देता है, वो 16 आवर्स में करता है। 6% हेटास्टार्च जो है वो 100 से लेके 130 ml तक का एक्सपेंशन कर सकते हैं 24 आवर्स में। 10% पेंटास्टार्च जो है 150 ml तक का एक्सपेंशन कर सकता है 8 आवर्स में। 10% एक्सटेंड 100 से 150 ml कर सकता है 6 आवर्स में। और 6% एक्सटेंड जो होता है वो 80 ml तक कर सकता है 12 आवर्स में। तो एल्बुमिन का काम क्या रहता है, ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है 75 से 80%, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, हम इसमें 5%, 20% और 25% का ये हमें कमर्शियली अवेलेबल रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका फार्माकोलॉजिकल बेसिस क्या है, जो 5% एल्बुमिन होता है वो हमारा 20 mmHg का प्रेशर रखता है, और जो 25 वाला होता है वो 70 mmHg। तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा वॉल्यूम को अगर 4-5 मिनट में आप इन्फ्यूज़ करें तो उसको उतना उसको इंक्रीज़ कर देगा।
रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या रहता है, एडल्ट में 25 ग्राम रहता है और 1 to 2 ml पर मिनट 5 एल्बुमिन का सोल्यूशन रहता है, 1 ml पर मिनट का सोल्यूशन रहता है, वो 25% एल्बुमिन के लिए रहता है। अब आप इसे कब दोगे, जब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन का होता है, जब हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है पेशेंट, बर्न की कंडीशन में जाता है, या फिर सीवियर हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाएगा, एल्बुमिन की कमी हो जाती है, ठीक है। हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, इसमें लीवर डिजीज़ की कंडीशन आती है, डायरेटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा नेफ्रोटिक सिस्टम, ठीक है। ओलिगोरियो यूरिन बहुत कम पास हो रही है, थेरेप्यूटिक प्लाज्मा फेरेसिस में काम आता है एज एन एक्सचेंज फ्लूइड। सीवियर एनीमिया कार्डिक फेलियर की कंडीशन में हम नहीं देते हैं, हाइपर सेंसिटिव अगर रिएक्शन कर रहा है पेशेंट इससे तो हम नहीं देते हैं। उसके बाद है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन में क्या है, वो ग्लूकोज पॉलीमर्स होते हैं, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें 2 फॉर्म आती है, एक 70 आती है और एक डेक्स्ट्रिन 40 आती है, ठीक है। एक में 70,000 होता है मॉलिकुलर वेट और एक का मॉलिकुलर वेट होता है 40,000। तो हम इसे कब देते हैं, ये मतलब बहुत इफेक्टिवली प्लाज्मा को एक्सपेंड करता है, ठीक है, वॉल्यूम को भी, पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम इसे नहीं देते हैं। जो डेक्स्ट्रिन 40% होता है 40 होता है उसको हम 10% सोल्यूशन ग्रेटर एक्सपेंशन के साथ लेते हैं। मतलब ये क्या करता है, 10% ग्रेटर एक्सपेंशन से काम करता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में काम करता है और रैपिड रीनल एक्सक्रीशन करता है। एंटी थ्रोम्बोटिक होता है, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होने में हेल्प नहीं करता है, उस मतलब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होती हैं। उसके बाद क्या है, माइक्रो सर्कुलेटरी फ्लो जो रहता है वो अच्छा करता है ताकि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ना हो पेशेंट में। और हाइपोवोलेमिक करेक्शन में हम देते हैं प्रोफाइलेक्सिस, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उस कंडीशन में हम इसको देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस अगर है तब हम देते हैं इसे, ठीक है। ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ठीक है। मायोकार्डियल स्टीम है, सेरेब्रल स्टीमिया में ये वेस्कुलर ग्राफ्ट पेटेंसी मेंटेन करके रखता है। एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड ग्रुपिंग में इंटरफेयर कर सकता है, क्रॉस मैचिंग में, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। So thank you so much guys, this is the end of my video. So if you have any queries, please drop them in the comment section, and hope you all found the video useful. So thank you so much for watching.